गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री था उसका सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री 1 के अंदर हमने यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, उसकी जो मेन डेफिनेशंस हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीखी। फिज़िकल केमिकल एड्सॉर्प्शन का कंपैरिजन हमने देखा, देन फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन प्रोसेस ये हमने देखा। अब नेक्स्ट जो हमें करना है वो यहाँ पर करना है कैटालिसिस क्या होता है। कैटालिसिस भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कैटालिसिस मीन्स वो प्रोसेस जिसके थ्रू रिएक्शन के रेट को हम लोग इन्हांस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरफेस केमिस्ट्री का हमारा पार्ट 2 में जो यहाँ पर दे रही हूँ आपको, इसके अंदर बेसिकली हम लोग कैटालिसिस को ही डील करेंगे। मैं यहाँ पर हिट्रो कैटालिसिस से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, देखिए हिट्रो कैटालिसिस मतलब क्या होगा, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जब हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर या केमिकल एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में रिएक्टेंट, ठीक है, एंड कैटलिस्ट बोथ आर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेजेस, जब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट का दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट होता है, ठीक है, तो उस समय जो कैटालिसिस ऑब्जर्व होती है उसे कहते हैं हम हिट्रो कैटालिसिस। अब ये जो हिट्रो कैटालिसिस है ये हम लोग देखें तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जहाँ पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जब हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना। फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है हिट्रो कैटालिसिस का वो आप देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अगर हम देखें कि हम सल्फ़र डाइऑक्साइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, देन वी गेट सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड। तो यहाँ सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड बोथ एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट बट प्लैटिनम एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सो ड्यू टू दिस डिफरेंट इन स्टेट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हिट्रो कैटालिसिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट example is Haber's process, when nitrogen react with hydrogen then form ammonia, but this process take place in presence of two catalysts, that is iron act as a catalyst and molybdenum act as a promoter. Here nitrogen and hydrogen both exist in gaseous state but iron and molybdenum act in a solid state, so there is a difference of the physical state, so it is also an example of hydrocatalysis. One more example is when during conversion of vegetable oil into ghee take place, that is hydrogenation reaction, where vegetable oil, ठीक है, which is already unsaturated in nature is react with hydrogen in presence of nickel, then it's form vegetable ghee और डाल्डा घी। ठीक है, ये रिएक्शन जो है आपको अगर याद हो रहा होगा तो आपको 10th के अंदर पढ़ी थी कि जब हम वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं, जो प्लांट से निकलने वाले ऑयल्स होते हैं विच इज़ अनसैचुरेटेड इन नेचर, उनका फोर्सफुली हाइड्रोजनेशन करते हैं इस रिएक्शन को, इसलिए हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जब उसमें हम आर्टिफिशियली हाइड्रोजन को ऐड करते हैं एट ए वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट, देन वी गेट अ सॉलिडिफाइड और सेमी सॉलिडिफाइड प्रोडक्ट दैट इज़ वेजिटेबल घी। तो ये जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें अगर आप देखो वेजिटेबल ऑयल जो है यहाँ पर वो लिक्विड स्टेट में हो गया, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में हो गया, बट निकल जो है वो सॉलिड स्टेट में हो गया। तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा हमारा किसका, हिट्रो कैटालिसिस का। ठीक है, अब ये जो हिट्रो कैटालिसिस है ये मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट हमें देखिए क्या बताया गया है। नेक्स्ट हमें बताया गया है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हिट्रोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, अगली जो हमारी थ्योरी बताई गई है दैट इज एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस। देखिए एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस हमें क्या बताता है, ये बेसिकली हमारा एक कह सकते हैं ऑब्जर्व किया हुआ फिनोमेना है कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी गैसियस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, या आप इसको ऐसा समझिए कि जब किसी सॉलिड कैटलिस्ट के कांटेक्ट में
गैसियस रिएक्टेंट आते हैं। तो इससे क्या चेंजेस होते हैं जिससे कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इनके बीच में क्या इंट्रैक्शन होते हैं, इनके बीच में क्या केमिकल रिएक्शन रन करती है, उसका उस दौरान होता क्या है, ये हमें एक्सप्लेन करता है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनेसिस कैटालिसिस। अब देखिए इस थ्योरी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या होती है, डिफ्यूज़न ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, है ना। तो फर्स्ट थिंग जो होती है वो होता है डिफ्यूज़न ऑफ रिएक्टेंट, diffusion of reactant on catalyst सरफेस। इसका मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट मतलब कि मैं एग्जांपल में लूँ यहाँ पर जो नाइट्रोजन, आप इमेजिन कर लिए कि हम हैबर्स प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बना रहे हैं, है ना। तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, गैसेस हैं, वो आयरन की सरफेस के ऊपर डिफ्यूज़ हो गई हैं, फैल गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगी आफ्टर डिफ्यूज़न, वो स्टेप क्या है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो सरफेस पर क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप इज़ द एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। आपको पता होगा एडजॉर्प्शन इज जस्ट अ सुपरफिशियल फिनोमेना। तो एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन कैटलिस्ट सरफेस, जो हमारी सॉलिड सरफेस है उस पर गैसेस रिएक्टेंट के जो पार्टिकल हैं इट विल गेट एडसॉर्ब, ठीक है। अब एडसॉर्प्शन की प्रोसेस के दौरान देखिए क्या होता है कि वीक वंडरवॉल टाइप ऑफ फोर्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं, और ये जो फोर्स होते हैं ये सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए मैं इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ वंडरवॉल फोर्स बनेंगे, क्योंकि हम यहाँ एक केमिकल रिएक्शन रन कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो रिएक्टेंट को होल्ड करके रख सके। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, बट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि वो रिवर्स होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ना कर सके, ठीक है। तो थर्ड थिंग जो है हमारी यहाँ पर वो है ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, है ना। हम इसको शॉर्ट में लिखें, वी आर ऑब्जर्विंग केमिकल रिएक्शन ऑन कैटलिस्ट सरफेस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो कैटलिस्ट के साथ अब मिल चुके हैं, और क्योंकि अब वो मिल गए हैं और दोनों में कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हुआ है, तो इसके कारण दोनों के बीच में क्या होने लग गई है, केमिकल रिएक्शन होने लग गई है, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट स्टेप हुई। अब जब केमिकल रिएक्शन हुई तो देखिए कुछ ना कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आए होंगे, रूल ही है केमिकल रिएक्शन का, पढ़ा होगा आपने, केमिकल रिएक्शन है तो चेंज आएंगी। सो आफ्टर अचीविंग दिस चेंज, हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी अगर हम बात करें, जो हमारा रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हुआ था उसका डिजॉर्प्शन होना शुरू हो गया। डिजॉर्प्शन मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाएगा, और जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, हमारी सेपरेट हो जाएगी। बट चेंज क्या आ गया, जो रिएक्टेंट आया था वैसे रिलीज नहीं हो रहा है, दिस रिएक्टेंट इज टर्न्स इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। सरफेस हमको इसलिए फ्री करना पड़ा क्योंकि सरफेस अगर फ्री होगा तो आगे जो न्यू रिएक्शन है वो हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे, इसलिए हमने सरफेस को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी कुछ स्टेप थी जो ड्यूरिंग कैटालिसिस ऑफ ए रिएक्शन और ड्यूरिंग कैटालाइटिक रिएक्शन हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो 4 बेसिक स्टेप थी हमारे डिजॉर्प्शन, और इसके बाद में अगर हम देखें जो स्टेप मैंने अभी आपको बताई है, स्टेप को अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँ तो देखिए आप डायग्राम के थ्रू इसको आसानी से समझ सकते हैं, काफ़ी इजी तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है। देखिए सपोज़ करें हम सबसे पहले ये जो साइट है हमारा, सपोज़ ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट की सरफेस है जिसके पास में फ्री वैलेंसी है। आप इमेजिन करो, मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके क्या बनाना चाहते हैं, अमोनिया बनाना चाहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन विच इज़ अ कैटलिस्ट। तो आप इमेजिन करें ये सरफेस किसकी है, हमारी आयरन की सरफेस है, ठीक है। अब आयरन क्योंकि मेटल है और मेटल की सरफेस पर फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होती हैं, तो ये जो ओपन लाइनें आपको दिख रही है ना, आप कंसिडर कर लीजिए कि ये सारी हमारी फ्री वैलेंसीज हैं, दैट मीन्स कि इनसे आकर कोई भी जुड़ सकता है। हियर ए बी, इस ए बी को आप रिएक्टेंट मान लें, अब क्योंकि अमोनिया बना रहे हैं तो आप ए को नाइट्रोजन और बी को हाइड्रोजन मान लें, ठीक है। अब क्या होगा, ए और बी इस कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्जॉर्ब होंगे,
ठीक है। एड्सॉर्ब हो रहे हैं, देखिए सिर्फ जो प्राइमरी वैलेंसीज है, जो सुपरफिशियल वैलेंसीज हैं, उनके साथ ही क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो जब एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टिव मॉलिक्यूल दैट इज AB हो जाएगा, तो दिस मॉलिक्यूल लुक्स लाइक दिस इन दिस कंडीशन। देखिए यहाँ पर जो वैलेंसी फ्री थी, उन वैलेंसीज पर कौन आ गए, यहाँ पर A और B आ गए, है ना। जो रिएक्टेंट अभी तक अपार्ट थे, कहीं ना कहीं आपस में रिएक्शन नहीं करना चाह रहे थे, उनको एक फिक्स पोजीशन पर लाने का काम किसने कर दिया, कैटलिस्ट ने कर दिया। नाउ आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस फिक्स सिचुएशन क्या होगा, क्योंकि A और B अब इंटरेक्ट कर चुके हैं और इंटरेक्ट कर लिया है, तो उनके बीच में अब एक केमिकल रिएक्शन रन करना होता है। तो A और B अपने बीच में क्या करेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया है केमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ एक बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड बनने के लिए ही हमें यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, एक जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए तो इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बना। और जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, दैट मीन्स कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट, डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब A B जो है वो यहाँ से डिटेच हो जाएंगे एंड हमारी जो कैटलिस्ट सरफेस है ना, इट इज़ नाउ रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, और एक बैच को तो उसने रिलीज़ कर दिया, दूसरे बैच के लिए वो पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है, काफ़ी रैपिड प्रोसेस होता है। और इस तरह से थोड़ी सी क्वांटिटी का जो कैटलिस्ट होता है, वो एक बड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर रन कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ। अब नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पर बताई गई है, देखिए समझेंगे नेक्स्ट चीज़ जो हमें क्या बताई गई है। कैटालिसिस के बाद में हेट्रोजेनियस कैटालिसिस हुआ, इसका मैकेनिज्म आपने यहाँ पर देखा। नाउ नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटालिसिस। ठीक है, या हम कहें कि ये जो कैटालिसिस हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर क्या हैं, है ना, मतलब क्या स्पेसिफिसिटी है, किस कंडीशन के अंदर ये रन करेगा। तो नाउ नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। कौन सी कंडीशन है जो हमें इस दौरान याद रखनी होगी। फर्स्ट इज़ एक्टिविटी। ठीक है, समझिएगा, हमसे कंपैरिजन पूछा जाता है इन फीचर्स के बीच में। तो देखिए एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट मतलब क्या होगा कि जो कैटलिस्ट है जब वो केमिकल एब्जॉर्प्शन कर रहा है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जब कोई सब्सटेंस या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आकर किसी सरफेस पर डिपॉजिट होता है। ठीक है, कोई रिएक्टिव मॉलिक्यूल आ रहा है और कैटलिस्ट की सरफेस पर क्या हो रहा है, वो डिपॉजिट हो रहा है। तो इस डिपॉजिशन के दौरान वो सरफेस के साथ में केमिकल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यानी कि वहाँ हो रहा है केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो जब केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वहाँ पर बनेंगे बॉन्ड, और बॉन्ड को बनाने के लिए लगती है यहाँ पर एनर्जी, और एनर्जी अगर लगी है तो बॉन्ड भी हमारा डेफिनेटली क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो यहाँ एक्टिविटी से मतलब ये है कि ड्यूरिंग absorption, ठीक है, during adsorption of reactant on catalyst surface sufficiently स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज़ बॉन्ड। ठीक है, मतलब ये कंडीशन है कि जब भी एक्टिविटी की हम लोग बात करें तो जो कैटलिस्ट है हमारा, और जब जाकर कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट के साथ में कंबाइन होता है, या हम कहें कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मेटल की सरफेस पर कंबाइन होते हैं, तो उनके बीच में सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना चाहिए। वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जब भी हम हाई फिज़िकल फैक्टर अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और इतने भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन जाना चाहिए कि आगे जो प्रोडक्ट हम लोगों ने प्रपोज किया है वो ना बन पाए। ठीक है, इंटरमीडिएट ही बनकर रह जाए। ठीक, तो एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर आपको बताई वो चीज़ है यहाँ पर एक्टिविटी, मतलब जो कंटेंट है हमारा, या हम कह सकते हैं कि जो एफिनिटी होती है जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ यहाँ पर कि हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, बट कुछ जगह कुछ कंपाउंड बनते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि कुछ कंपाउंड ऐसे जो होते हैं वो लेस स्टेबल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें
कैटालाइटिक एक्टिविटी अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो कैटालाइटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ती हुई आपको दिखाई देती है ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 11 के मेटल्स में, ठीक है। और कैटालाइटिक एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी ग्रुप 7 से लेकर 9 तक के एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रेडेशन जो है ये शो करता है कि एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि वैलेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक। एक्टिविटी के अंदर हम लोग इससे एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम, देन वी विल गेट 2 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ प्लैटिनम जो है वो इसी ग्रुप को बिलोंग करने वाला कैटलिस्ट है। जनरली आप ये याद ही रखें कि जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, हैवी एलिमेंट्स हैं या नोबल मेटल हैं, वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट प्रूव होते हैं, ठीक है। तो नाउ आफ्टर एक्टिविटी जो नेक्स्ट है हमारा वो है यहाँ पर सिलेक्टिविटी। अगला जो हमारा पैरामीटर है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिलेक्टिविटी। अब देखिए सिलेक्टिविटी क्या होता है। सिलेक्टिविटी मतलब कन्फाइंड टू पर्टिकुलर सब्सटेंस, मतलब हर तरह के सब्सटेंस को एक्सेलरेट करने का पावर कैटलिस्ट के पास में नहीं होता है ना। यह हम कह सकते हैं कि सपोज़ हमारे पास में कोई रिएक्टेंट है और उसको हम किसी पर्टिकुलर अलग अलग कैटलिस्ट के साथ में ट्रीट कराते हैं, तो क्या होगा कि अगर हम अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो देन ईच एंड एवरी टाइम वी विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जो रिएक्टेंट है अगर हम उसको रिएक्ट कराएंगे तो ऑलवेज वो सेम प्रोडक्ट बनाएगा। अगर हमने कैटलिस्ट चेंज कर दिया तो कैटलिस्ट चेंज करने के कारण हमें प्रोडक्ट भी डिफरेंट मिलेगा। जैसे सिलेक्टिविटी का मैं आपको एग्जांपल दूं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है, ठीक है, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर मीथेन प्लस वाटर, है ना। माइंड करिएगा यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हम लोग बना रहे हैं उनके वेरिएशन को यहाँ पर हम लोग देखें, ये हमें मिला। नाउ नेक्स्ट जो है वो हमें क्या है देखने को मिलेगा, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर या जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, ये भी हमारे कैटलिस्ट है। इनकी प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन देखेंगे देन हमें मिथेनॉल मिलेगा। अब देखो यहाँ पर रिएक्टेंट सेम है बट मैंने कैटलिस्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो वैसे ही अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की मैंने रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो हमें क्या मिल सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 3 अलग अलग प्रोडक्ट हमने बनाए हैं ड्यू टू 3 डिफरेंट कैटलिस्ट, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सिलेक्टिविटी। मतलब कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाईली सिलेक्टिव होते हैं और किसी वन टाइम के प्रोडक्ट को ही वो क्या कर सकते हैं, हमेशा बना सकते हैं। तो ये सिलेक्टिविटी हुई, एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी। नाउ थर्ड थिंग इज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। देखिए शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या होती है ना। अब यहाँ थोड़ा सा समझेंगे हम लोग उसको। देखिए मेटल की जो सरफेस है यानी कि कैटलिस्ट की जो सरफेस है, अब हर मेटल की सरफेस तो एक जैसी हो नहीं सकती है ना। तो मेटल की सरफेस पर सर्टन टाइप के पोर होते हैं और हर पोर का क्या होता है, अपना एक साइज होता है, ठीक है। तो जो पोर साइज रिएक्टेंट से मैच कर जाएगा, है ना, जो पोर साइज क्या करेगा, रिएक्टेंट से मैच कर जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि हर मेटल की अपनी एक सरफेस होती है। सपोज वी हैव 3 एग्जांपल ऑफ मेटल दैट इज़ ABC, और यहाँ पर हर किसी का क्या है, अपना पोर साइज है, ठीक है। हर किसी का अपना डिफरेंट पोर साइज है, ये हम कह सकते हैं कि हर किसी का अपना डिफरेंट पोर साइज है। तो इन पोर साइज के अंदर फिक्स जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलेगा, है ना, मतलब इस पोर साइज को ऑक्यूपाई करता हुआ है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलेगा वही कैपेबल है इस तरह के प्रोडक्ट के साथ, इस तरह के सब्सटेंस के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जियोलाइट्स का एग्जांपल हम लोगों को दिया है, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो आर्टिफिशियल रूप से सिंथेसाइज केमिकल है, जैसे हम सोडियम जियोलाइट, पोटेशियम जियोलाइट या
एल्यूमिनियम जियोलाइट भी बनते हैं। तो ये जो जियोलाइट्स होते हैं ये सिलेक्टिव होते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक कैविटी के अंदर कंबाइन होकर ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये 3 तरह के हमारे इंपॉर्टेंट फीचर हुए हैं यहाँ पर सॉलिड कैटालिसिस के, तीनों ही फैक्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट हमें बताया गया है कि जियोलाइट के फंक्शन के बारे में बताया गया। देखिए जियोलाइट बेसिकली आपने 11 के अंदर काफ़ी अच्छे से डील किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि जियोलाइट जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ना। तो जियोलाइट का वाइड वैरायटी यूज़ जो है वो उसको इतना इम्पॉर्टेंट बनाता है। तो वाइड वैरायटी यूज़ क्या है उसका, तो देखिए सबसे पहला जो जियोलाइट का यूज़ है वो है इसका इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो हार्ड वाटर होता है उसको प्यूरिफाई करने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो जियोलाइट जो होता है वो होता है इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के अंदर क्या करता है, ये हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉफ्ट वाटर के अंदर। ठीक है, सबसे बेस्ट तरह का कन्वर्टर होता है जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं जियोलाइट। दूसरा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको एक्सचेंज करने के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जियोलाइट का यूज़ करते हैं। तो इस काम में भी हमारा जियोलाइट यूज़ हो रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जियोलाइट जो है वो अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलाइन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो गैसोलाइन इज़ ऑल्सो अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो उसमें डायरेक्ट कन्वर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोसेस को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। या हम कहीं कि हमारा जो लेबर लग रहा था या हमारा जो लेंथी प्रोसेस चल रहा था प्यूरिफिकेशन का, उसको क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। ठीक है, तो जियोलाइट के ये इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया, स्पेशली एनसीईआरटी में ये इंपॉर्टेंस जो थे वो यहाँ पर दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, आप समझेंगे हम लोग एंजाइम क्या होता है। देखिए अगली चीज़ जो हमें बताई गई है ना, ध्यान से समझेंगे हम लोग एंजाइम क्या है, क्योंकि ये वर्ड जो है वो केमिस्ट्री पढ़ते हुए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बायो के स्टूडेंट तो इस टर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं। एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, देखिए एंजाइम कैटालिसिस क्या होगा। एंजाइम कैटालिसिस मतलब, अब पहले तो समझ लिया हम एंजाइम मतलब क्या होता है। बायोलॉजिकली अगर हम लोग देखें तो एंजाइम इज़ मेड फ्रॉम द टू वर्ड दैट इज़ एन मतलब इन, और जाइम मतलब होता है ईस्ट, है ना। ईस्ट यानी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ फंगस। एक फंगस के अंदर सबसे पहले हमें एक तरह का केमिकल मिला, यह एक बायोकेमिकल है। हम इसको कह सकते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का पावर। ठीक है, जो हमारा एंजाइम होता है ये हमारी जितनी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, या हम कह सकते हैं कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारी होती हैं, जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, वो फूड हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना। तो वो इतना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कि हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो फूड आप लोग खा रहे हो वो अपने आप को ब्रेक कर सके, और जब तक ब्रेक नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हमको उसकी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो उसका ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है जो कि बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल करने का काम करता है यहाँ पर एंजाइम। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एंजाइम की एफिशिएंसी और यूटिलिटी के बारे में। सपोज़ करो हमने सुबह खाना खाया ना, हमने मॉर्निंग का जो अपना होता है ब्रेकफास्ट सपोज़ करो हमने करा, तो वो ब्रेकफास्ट जो होगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा अगर वो एंजाइम नहीं होंगे। ठीक है, जो एक टाइम का मील हम लोग लेते हैं, जो एक टाइम का खाना हम लोग खाते हैं ना, कोई हम डिनर करें रात में या हमारा लंच हो, कुछ भी हो, तो जो वो एक टाइम का खाना हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट अगर हम इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम करेंगे तो हमें एक बार की प्रोसेस में 50 ईयर्स लग सकते हैं। ठीक है, हमें बोल रही हूँ 50 ईयर्स, देखिए 50 यानी कि 50 साल एक बार के फूड को डाइजेस्ट करने में हमें लग सकते हैं। बट थैंक गॉड कि हमारे पास में एंजाइम है, अदरवाइज़ हम एक बार या 2 बार ही अपनी लाइफ में खाना खा पाते। ठीक है, तो एंजाइम के कारण क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये मेजर फंक्शन होता है हमारा एंजाइम का, क्योंकि जो एंजाइम होता है वो बायोलॉजिकल ओरिजिन का होता है या सिर्फ बायोकेमिकल रिएक्शन को ही एक्सेलरेट करता है। दैट्स व्हाई एंजाइम इज़ आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन को रन कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं यहाँ पर बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है,
अब ये जो बायो कैटलिस्ट होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं ये हम लोग आइसोलेट भी कर सकते हैं, ठीक है क्या, क्योंकि फंक्शन बहुत ज़्यादा है। आप इसको हेल्थी फील्ड में देख लो या फिर आप इसको इंडस्ट्रियल पर्पस से देख लो, तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। तो ये जो बायो कैटलिस्ट होते हैं ना, इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर भी किया जाता है, इनका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू प्रोडक्शन भी किया जाता है और क्रिस्टल के फॉर्म में हम इन बायो कैटलिस्ट या एंजाइम को रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एंजाइमेटिक रिएक्शन की कुछ यहाँ पर एग्जांपल देखें, है ना, एनसीईआरटी में सारे एग्जांपल आपको डायरेक्ट दिए गए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एक एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज़ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। फर्स्ट है हमारा एग्जांपल यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। अब देखिए केन शुगर क्या है ये आपको पता होगा। केन शुगर इज़ नोन एज सुक्रोज, C12H22O11 इज़ नोन एज कैन शुगर, ठीक है। जब हम इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है, एंजाइम है हमारा यहाँ पर इन्वर्टेज, इसकी प्रेजेंस में वी विल गेट 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, है ना, हमें क्या मिलता है 2 मोल ग्लूकोज के मिलते हैं, ठीक। तो ये इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इन्वर्जन होना मतलब कि कैरेक्टर का जस्ट रिवर्स हो जाना, प्रॉपर्टी का रिवर्स हो जाना, है ना। तो वो रिवर्स या इन्वर्जन क्या है ये मैं आपको जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये प्रॉपर्टी होती है सुक्रोज की कि सुक्रोज जो होता है वो पहले कुछ और बिहेवियर करता है, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस अपने बिहेवियर को क्या कर दिया, उसने चेंज कर दिया और हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लूकोज के, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक ग्लूकोज का मिलता है, एक फ्रुक्टोज का मिलता है, ठीक है। फार्मूला दोनों का सेम है, बट 1 मॉलिक्यूल इज़ ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल इज़ ऑफ फ्रुक्टोज। ये 2 शुगर जो है वो हमको इस प्रोसेस में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा रिएक्शन हुआ जो कि एंजाइमेटिक था। दूसरा जो रिएक्शन है दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम दिस स्टार्ची सब्सटेंस और फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सेकेंड इज़ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का फॉर्मेशन जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, हमने लिया है यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है। C6H12O6 क्या हो गया हमारा यहाँ पर ग्लूकोज हो गया। अब इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेज एट फॉर्म इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इस प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं और इथाइल अल्कोहल बना रहे हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस के अंदर रिलीज हो रहा है, ठीक। नाउ थर्ड प्रोसेस इज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। थर्ड हमें क्या बताया है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। तो स्टार्च को जब माल्टोज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये भी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। देखिए स्टार्च क्या है, जो भी इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी शुगर से मिलकर बना हुआ प्रोडक्ट है, एनर्जी का रिच सोर्स होता है। और जब ये स्टार्च हम लोग ब्रेक करते हैं ना, सी में एग्जांपल में फार्मूला लिख रही हूँ स्टार्च का, C6H12O6 O, ये N कर दिया मैंने, ठीक है। लॉट्स ऑफ स्टार्च की लॉट्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट यहाँ पर कंबाइन करी हुई हैं इन प्रेजेंस ऑफ डायएस्टेज एंजाइम, ठीक है। ये स्टार्च की यूनिट है और जब मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ तो मुझे लगेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ डायएस्टेज एंजाइम इट फॉर्म N मोल ऑफ माल्टोज, N मोल ऑफ माल्टोज, ठीक है। C12H22O11 इसके N मोल आपको मिलेंगे। देखिए क्या करा है मैंने, स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड था जिसमें 1000 ऑफ यूनिट्स जो थी वो ग्लूकोज की जुड़ी हुई थी, और इन यूनिट्स को मैंने पानी का मॉलिक्यूल देकर तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ डायएस्टेज एंजाइम, ठीक। तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिला है माल्टोज। जो फार्मूला मैंने लिखा है ना C12H22O11, ये फार्मूला है किसका, ये है हमारे पास माल्टोज शुगर। कौन सी शुगर है, माल्टोज। माल्टोज इज़ ऑल्सो नोन एज सीरियल शुगर। जो सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, उन अनाज में जो स्वीटनेस आती है वो स्वीटनेस किसके कारण होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस माल्टोज शुगर। एंड माल्टोज इज़ अ डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड मतलब ये 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए
फार्मूला हो रहा है हमारा C12H22O11, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज था। नाउ नेक्स्ट हमें बताया गया है डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए ये जो प्रोसेस होती है ना, ये हम लोग लैब पे भी कराते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर भी ये प्रोसेस होती है। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया। फोर्थ प्रोसेस इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया। डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, तो डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया हम लोग जब करते हैं तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दैट इज़ यूरिया। इस यूरिया को जब हम लोग किससे रिएक्ट कराते हैं यहाँ पर, वाटर से, तो हमें क्या पता चलेगा, हमें क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, प्लस इस प्रोसेस में क्या रिलीज़ हो जाएगी, CO2, ठीक है। तो ये जो ब्रेकिंग यहाँ पर हुई है ये एक स्पेसिफिक एंजाइम की प्रेजेंस में हुई है, दैट इज़ यूरियाज एंजाइम, ठीक। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ऐसे बहुत सारे लॉट्स ऑफ फंक्शन रन करते हैं, जिसमें ईच एंड एवरी फंक्शन जो होता है वो एंजाइम की प्रेजेंस में ही कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल आपको एंजाइमेटिक रिएक्शन के दिए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जिनका फॉर्मेशन हमें NCERT में बताया गया है, लाइक कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही का बन जाना, ये भी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। और इस तरह से हमें पता चलता है कि हर बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस क्या है, इसको हम लोग फोकस करें। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस या कंडीशन विच इज़ नेसेसरी फॉर कैटालिसिस। नेक्स्ट हेडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कोशिश करिएगा एक एक पॉइंट को समझने की। तो कैटालिसिस का फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जो एंजाइम होता है दैट इज़ हाईली इफ़िशिएंट होता है, ठीक है। देखिए इफ़िशिएंट मतलब क्या होता है कि अगर उसको कुछ काम दिया गया है तो वो अपने काम को क्या करेगा, कम करेगा, है ना। तो इतना एफिशिएंट, इतना कहना चाहिए कि काम करने में उसको इतना एनर्जी होती है इसके पास कि बड़े से बड़े फंक्शन को भी बहुत कम समय में कर देता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करता है। तो आप इसको ऐसा समझिए, सपोज वी हैव 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, है ना, हमारे पास क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो इट इज़ कैपेबल टू एक्सेलरेट और एबल टू फॉर्म द 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, है ना। यानी कि मेरे पास अगर 1 मॉलिक्यूल है एंजाइम का तो 1 मिलियन रिएक्टेंट को मैं किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये एक एंजाइम का काम था। तो देखिए कितना ज़्यादा काम कर रहा है और कितने कम समय में काम कर रहा है, ये इसकी एफिशिएंसी को शो करता है, ठीक है, कि कितना एफिशिएंट यहाँ पर हमारा एंजाइम होता है। दूसरा हाईली स्पेसिफिक, है ना, ये भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है इसका। सेकेंड कैरेक्टर इज़ हाईली स्पेसिफिक। अब देखिए हाईली स्पेसिफिक मतलब क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है, एंजाइम बोलता है कि भैया जिसका काम है वही करें, क्योंकि जब हम स्पेसिफिकली काम करते हैं तो काम की एक्यूरेसी और उससे मिलने वाले रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो कि सपोज़ आपको आपके जो सब्जेक्ट्स है उसमें से जो मैथ है वो पढ़ाना आपको बहुत अच्छा लगता है या पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो किसी ने आपसे हेल्प मांगी तो डेफिनेटली आप उसको क्या ऑफ़र करोगे, आप उसको बोलोगे कि मैं आपको मैथ पढ़ा सकता हूँ। आप केमिस्ट्री या फिज़िक्स को लेकर उतने श्योर नहीं होगे, ठीक है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर स्पेसिफिक नेचर। स्पेसिफिक नेचर मतलब एक एंजाइम जो होता है वो एक ही तरह के फंक्शन को इन्हांस करने का काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा यूरियाज एंजाइम, तो यूरियाज एंजाइम का काम सिर्फ क्या होगा, ये यूरिया पर ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो इस कारण जो एंजाइम होते हैं ना उनका जो नाम होता है वो इसलिए रखा जाता है रिएक्टेंट पर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो माल्टोस को ब्रेक करेगा, कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, अगर कोई माल्टोस को ब्रेक करता है तो उस एंजाइम का नाम कहलाता है माल्टेस। अगर कोई सुक्रोज को ब्रेक करता है तो उसको कहेंगे हम सुक्रेस, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर
सेल्यूलोज को ब्रेक करता है तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर सेल्यूलेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो शो करते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। थर्ड जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ ऑप्टिमम कंडीशन, है ना। देखिए ऑप्टिमम कंडीशन मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसमें प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, देखिए ऑप्टिमम वर्ड मतलब क्या होता है, सुटेबल, सुटेबल इन ऑल मैनर। ठीक है, सपोज कि हमें क्या करना है, कोई पर्टिकुलर वर्क हमको दिया है ना, जैसे लाइक सबके पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। कोई पर्सन जो होता है वो प्रॉपरली कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकता है और वो उतना ही अच्छा पढ़ेगा जितना कि वो हर किसी कंडीशन में पढ़ता है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें काम करने के लिए या पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए। अगर वो इन्वायरमेंट नहीं मिला तो उनका पढ़ने का ग्राफ या उनकी स्टडी का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, अपने आप गिर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिमम कंडीशन मतलब वो सारी कंडीशन जहाँ हमें काम करने में अच्छा लगता है, या हम कह सकते हैं ऑप्टिमम कंडीशन मतलब जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बहुत अच्छा या ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको कि हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं ना, बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टेम्परेचर है। सपोज कर हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 37 है, ऐसे करके हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो बॉडी के जो एंजाइम है वो इन सब टेम्परेचर पे वर्क तो करेंगे, बट ऑप्टिमम टेम्परेचर जो उसकी एक्टिविटी के लिए डिसाइड हुआ है दैट टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो इतना ही होता है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बॉडी की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा इफ़िशेंट होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर होती है। इसलिए हम लोग ऑप्टिमम कंडीशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमें बताया गया है जैसे ऑप्टिमम कंडीशन की हम लोग बात करें तो जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होता है ना। अब ऑप्टिमम कंडीशन को अगर मैं डील करूं तो हर एंजाइम के लिए मुझे एक ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, इन दो बेसिक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो ये दोनों कंडीशन हमारी वेल मेंटेन होना चाहिए। देखिए इसमें भी हम लोग याद रखेंगे कि जो एंजाइम है हमारा या जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं उसमें प्यूरिटी होना चाहिए, मतलब कहीं से कहीं तक कोई आउटर सोर्स या कोई कंटेमिनेशन हमारी रिएक्शन में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज एंजाइम की एक्टिविटी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाते दिखाते भी नेगेटिव रिजल्ट दिखा देती है ना। तो ये होता है हमारा ऑप्टिमम कंडीशन। जैसे मैं ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच की बात करती हूँ आपके साथ, तो मैंने कहा कि बॉडी के फंक्शन को प्रॉपरली वर्क करने के लिए चाहिए टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब ऑप्टिमम पीएच की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, प्रोटीन हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, और सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने में लगने वाला पीएच भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो सपोज़ हमें डाइजेशन करना है किसका, प्रोटीन का, एक बायोमोलिक्यूल की बात करें दैट इज़ प्रोटीन, और इस प्रोटीन को जब मैं पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में तोड़ती हूँ तो इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए मुझे लगेगा पीएच जो कि बहुत लो या डेफिनेट होगा, दैट इज़ 1.5 से लेकर 3.5 तक का, है ना। ये 3.5 तक की रेंज का जो हमारा कहना चाहिए कि पीएच रेंज है वो होना चाहिए, तब जाकर हमें ऑप्टिमम प्रोडक्ट यहाँ पर मिल सकता है ना। नाउ नेक्स्ट इज़ अगली चीज़ हमें बताई गई है यहाँ पर एक्टिवेटर और प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम। जो अगला हमारा थीम है प्रेजेंस ऑफ को एक्टिवेटर्स, या हम इसको बोल सकते हैं को एंजाइम। देखिए को एक्टिवेटर और को एंजाइम क्या होते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को भी क्या कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं। भाई एंजाइम तो अपना काम कर ही रहा था, है ना, बट उन आयंस ने या उन सब्सटेंस ने आकर एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया।
तो मैं एंजाइम अगर आपके साथ में डिस्कस करूं, जैसे आपने सुना होगा एटीपी, है ना। एटीपी मतलब एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी, बॉडी को एनर्जी देने वाले एक कहना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, एटीपी बोलते हैं, ठीक है। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। अब एटीपी को तोड़ने में लगने वाला जो एंजाइम है, दैट एंजाइम इज़ नोन एज काइनेज, है ना। अब इस काइनेज के काम को बढ़ावा देने का काम कौन कर रहा है, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन। मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन अगर होंगे तो काइनेज अपनी एक्टिविटी को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी एक ये फैक्टर हमने डिस्कस करा कि किस तरह से कोएक्टिवेटर या कोएंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो थिंग है हमारी, वो थिंग क्या बता रही है हमें एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में। अगर हम लोग देखें या फैक्टर हमें क्या बता रहा है एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में, देखिए हम नेक्स्ट फैक्टर देखिए अगली जो चीज़ हमें एंजाइम से रिलेटेड बताई जा रही है वो ये है कि जो इनहिबिटर्स और पॉइजन्स होते हैं, हम कह सकते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन। सपोज हमारे मीडियम में कहीं से कोई इनहिबिटर या क्या आ गया, पॉइजन आ गया, तो ये इनहिबिटर और पॉइजन जो होता है इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी या लिटिल क्वांटिटी भी जो होती है वो सफिशिएंट होती है। सपोज करो कोई पॉइजन मॉलिक्यूल आया और पॉइजन मॉलिक्यूल ने क्या करा, एंजाइम की सरफेस पर आकर अपने आप को ब्लॉक रख लिया। अब इसके रख जाने के कारण इसकी सरफेस क्या हो गई, हमारी ब्लॉक हो गई, ठीक है। यानी कि रिजल्टिंग एंजाइम की जो एक्टिविटी थी वो एक्टिविटी क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई, है ना। यहाँ हम इसको कम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्टिविटी क्या हो गई, यहाँ पर ब्लॉक हो गई, ठीक है। तो एंजाइम जो होते हैं वो इफ़िशिएंट हैं, स्पेसिफिक है, लॉट्स ऑफ उनके अंदर कैपेबिलिटी है, बट थोड़ा सा भी अगर कोई अननेसेसरी अनयूजुअल मॉलिक्यूल अगर एंजाइम के कांटेक्ट में आता है तो वो उसकी एक्टिव साइट को जाकर ब्लॉक कर देगा और रिजल्टिंग हमें कोई भी नया प्रोडक्ट हमारी रिएक्शन के अंदर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सारी चीज़ें किसके बारे में थी, यहाँ पर एंजाइम्स के बारे में थी। अब नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस।